नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल पर। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आप अपना हौसला बनाए रखिए और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल सके। बताना मेरा काम है, बाकी आपकी मर्जी। आइए शुरू करते हैं। मैंने खिलजी वंश खत्म कर दिया था, उसके आगे आज हम शुरू करने वाले हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। मैंने बताया था कि उसने खुसरो खां को उसके महल में जा करके उसका गला काट देता है और कहते हैं कि अमीर वर्ग उसको उसका हाथ पकड़ के लेकर के आते हैं और कहते हैं कि आप आइए सुल्तान बनिए। ये पहला ऐसा शासक था जो निर्विरोध सुल्तान बन गया था, जिसका कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं। तो ये जब शासक बनता है तो इसके सामने कई चुनौतियाँ भी होती हैं। तो आइए मैं कुछ थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, और कहते हैं इसकी जो माँ थी वो हिंदू थी और जो इसके पिता थे वो मुस्लिम थे, तुर्क थे। इसकी गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम जो था वो गाजी मलिक था। इसकी उपाधि जो थी वो गाजी की थी। गाजी का मतलब होता है काफिरों के लिए घातक, अर्थात जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो काफिर हैं, उनके लिए क्या है, घातक है। तो ये याद रखेगा। इसने आकर के जब अपना सिंहासन ग्रहण करता है तो ये कहता है कि मैं अलाउद्दीन की कृपा के कारण मैंने यहाँ पर प्राप्त किया है जहाँ तुम मुझे देख रहे हो। अर्थात जो दरबार में जो लोग बैठे थे उनसे कहता है कि मैंने जो पद प्राप्त किया है, मैंने अलाउद्दीन की कृपा से मैंने यहाँ पद प्राप्त किया जहाँ पर आप लोग मुझे देख रहे हैं। अर्थात ये अपनी वफादारी अलाउद्दीन खिलजी के प्रति निभाता है और कहता है कि जो उसके आगे जो उसकी औलादें वगैरह थी जो क्या कर रही थी, उसके जो साम्राज्य था उसका विघटन कर रही थी। विघटन करने की वजह से क्या हो रहा था, पूरे साम्राज्य तहस नहस हो गया था। और वो कहता है कि अलाउद्दीन भी यही चाह रहे होंगे कि मैं ही यहाँ पर शासक बनूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, उस सत्ता को पुनः उसकी स्थापना करनी है जो मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खां जैसे शासकों ने क्या कर दिया था, उसका पूरी तरीके से पतन कर दिया था। तो उसके बाद में कौन आ जाता है, गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है। इसके सामने समस्याएं थी। जब ये शासक बनता है तो इसके सामने कई समस्याएं होती थी, जैसे सत्ता का एकीकरण, छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो जा रहे थे, सुल्तान की गरिमा की पुनः स्थापना और आर्थिक स्थिति से कमजोर साम्राज्य। जब किसी बड़ी शक्ति का अंत होता है तो उसकी कमी क्या होती है, खलती है। कमी कह सकते हैं कि जो उसकी कमी होती है वो आसपास उसकी कमी महसूस की जा सकती है। उस कमी को भरने के लिए कई छोटे छोटे शासक आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो उस सत्ता को प्राप्त करने की वजह से जंग छिड़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, आप देखे होंगे जब भी कोई सफल शासक का अंत होता है तो उसकी जो शक्ति होती है उसको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे शासक अपने आप का क्या करते हैं, साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो जाता है। और छोटे छोटे शासक जो हैं अपने आप को ही स्वयं उस पद के अनुरूप समझने लग जाते हैं कि मैं ही अलाउद्दीन खिलजी हूँ। इसी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे उसकी सत्ता का विघटन होना शुरू हो जाता है और कई जंगें लड़ी जाती हैं। तो ये इतिहास का रहा है। वर्तमान में भी आप देखेंगे कई ऐसे शासक हैं, आप वर्तमान में भी इस संदर्भ में आप देख लीजिए। जैसे इराक में आप ले लीजिए, इराक में आप देखेंगे जैसे सद्दाम हुसैन की हत्या के बाद जो एक तानाशाह, क्रूर तानाशाह था, उसकी हत्या के बाद आप देखेंगे कि वहाँ की जो सत्ता थी वो बिल्कुल उसका खालीपन लोग, वहाँ के जो लोग थे उनमें महसूस हो रहा था। इसीलिए आप देखेंगे उनके आगे चल करके IS जैसे गुट उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके भयावह परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आज की परिकल्पना है, पहले से भी ऐसा चलता चला आ रहा है। तो वही आप देखेंगे वही समस्याओं में है सत्ता का एकीकरण। जब ये शासक बनता है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी हो और चाहे आगे चल करके खुसरो खां हो, पूरी तरीके से उस सत्ता का दुरुपयोग करके उसको छीड़ कर चुके थे। अर्थात जो सत्ता थी वो धीरे धीरे क्या होती, उसका अंत हो चुका था। और सुल्तान की गरिमा की पुनः स्थापना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो मुबारक शाह खिलजी चाहे खुसरो खां, इनकी सत्ता में कुछ खास दिलचस्पी थी नहीं। ये इस वजह से क्या थी, सुल्तान की गरिमा जो थी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और आर्थिक स्थिति में कमजोर साम्राज्य, क्योंकि आर्थिक स्थिति के तौर पे आप देखेंगे तो इन लोगों ने क्या किया था, लगान की वसूली आप देखेंगे तो कुछ खास तरीके से कर नहीं पाए थे। आप देखेंगे जो बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन ने बहुत सी योजनाएं वगैरह चलाई, लेकिन उनका क्या हो गया, आगे चल करके आप देखेंगे तो उनका दोहन हो गया, क्योंकि जो उसके आगे के शासक थे उसको सही ढंग से लागू नहीं कर पाए और कई योजनाओं को ख़त्म भी कर दिया था। इसलिए आर्थिक स्थिति से साम्राज्य कमज़ोर हो गया था। खैर, इन सभी को वो सुल्तान की गरिमा कोई बनाता है, सत्ता का एकीकरण भी करता है, सत्ता के एकीकरण के लिए कई विजय भी करेगा और आगे चल करके आप देखेंगे आर्थिक स्थिति भी सुधारने की कोशिश करता है और सब जगह वो सफल भी होता है। अब हम आएंगे सैन्य अभियान की तरफ। मैंने एक मैप बनाया है, मैप में मैंने जितने भी इसके प्रमुख सैन्य अभियान हैं उनको मैंने मैप में डिनोट कर दिया है। आप उनको देखिए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो मैप बनाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। भारत का मैप एक बिना देखे बना के एक ब्लैंक मैप बनाइए, उसके बाद जैसे जैसे मैंने उसको में भरा हुआ है उसको आप वैसे वैसे बना लीजिएगा, जगहों को डिनोट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो विजय होती है
वो होता तेलंगाना अभियान। इसका पुत्र है जूना खां, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां के साथ में आप देखेंगे तो ये जूना खां के कहता है कि आप जाइए तेलंगाना की विजय कीजिए। उस समय वहाँ का शासक जो है वो राय रुद्र प्रताप देव है, उसको ये पराजित करते हैं तेलंगाना में, और तेलंगाना का नाम परिवर्तित करके सुल्तानपुर रख दिया जाता है। तो तेलंगाना का परिवर्तित नाम क्या रख दिया जाता है? सुल्तानपुर रख दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सुल्तानपुर तेलंगाना का ही नाम है। और जूना खां इस पूरी विजय को जीत लेता है। कहते हैं कि इसको लेकर के शासक के पास आया जाता है। खैर ज़्यादा स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि शासक जो था वो राय रुद्र प्रताप देव था। फिर जाजनगर उड़ीसा में कहते हैं कि जब तेलंगाना अभियान के दौरान जब मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां था, उसका सहयोग जो है वो नहीं देते हैं, और जो यहाँ के जाजनगर जो शासक हैं भानुदेव द्वितीय, ये राय रुद्र प्रताप को उसका सहयोग करते हैं। ये जाजनगर उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। तो इस पे शासक को क्या करते हैं? हरा देता है। ये राजमुंद्री अभिलेख से इसकी विजय की क्या होती है? पुष्टि होती है। किस अभिलेख से? राजमुंद्री अभिलेख से इसकी पुष्टि की जाती है। और जूना खां जो था, इसी राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां को दुनिया का खान कहा गया। दुनिया का खान किस अभिलेख में जूना खां को कहा गया है? तो राजमुंद्री अभिलेख में कहा गया है। तो याद रखिएगा, राजमुंद्री अभिलेख जूना खां। नेक्स्ट आते हैं बंगाल अभियान। बंगाल अभियान में आप देखेंगे तो बंगाल अभियान में जो शासक थे, यहाँ के जो दो शासक गयासुद्दीन बहादुर और नासिरुद्दीन, अर्थात इनके 5-6 भाई थे, आपस में संघर्ष कर रहे थे। सबको पराजित करके जो गयासुद्दीन बहादुर है वो शासक बन जाता है। और लेकिन ये बात नासिरुद्दीन को कुछ हजम नहीं होती है, और वो किसे मदद मांगता है? वो मांगता है मदद गयासुद्दीन तुगलक से। वो कहता है कि आप मुझे मदद कीजिए, मैं अगर सत्ता प्राप्त करूंगा तो मैं आपका वफादार हमेशा बना रहूँगा। तो ये बंगाल अभियान के लिए सुअवसर मानता है, क्योंकि बंगाल की भी सत्ता जो थी वो दिल्ली सल्तनत से जा चुकी थी। इसलिए वो सुल्तान जो है उसको पुनः प्राप्ति के लिए नासिरुद्दीन का साथ देता है। और जब ये हमला करता है तो गयासुद्दीन बहादुर जो है भाग के चले जाते हैं, और एक दलदल में फंस जाते हैं, जहाँ इनको बंदी बना करके मार दिया जाता है, और शासक जो है वो बना दिया जाता है नासिरुद्दीन को। जैसे मैंने बताया, गयासुद्दीन बहादुर वर्सेस नासिरुद्दीन, तुगलक से सहायता मांगी, और तुगलकों ने क्या किया? गयासुद्दीन को पराजित किया, और शासक जो है नासिरुद्दीन को बना दिया गया। वापस लौटते वक्त तिरहुत है, मिथिला का क्षेत्र तिरहुत। तो वहाँ पे क्या है आप देखेंगे तो 1324-25 के आसपास में वहाँ पे आक्रमण करता है तिरहुत में लौटते वक्त। तो तिरहुत का जो शासक है हरि सिंह देव जो है भाग कर नेपाल चला जाता है, और वहाँ बाद में वहाँ का शासक किसको बना दिया जाता है? अहमद खां को यहाँ का बना दिया। देखिए मिथिला है, ये आप देखिए मिथिला का आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। मिथिला मतलब जहाँ मैथिली भाषा बोली जाती थी, मिथिला देखेंगे आप। 16 महाजनपदों में भी इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। तो मिथिला ये आप देखेंगे, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये आप देखेंगे तो बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में पड़ता है। ये बंगाल है, इधर है जाजनगर, इधर है तेलंगाना है। मिथिला की विजय के पश्चात जब ये दिल्ली की ओर रुख करता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा स्टोरी निजामुद्दीन औलिया की। कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया से इसकी मनमुटाव चल रहा था, क्योंकि जो पहले के जो शासक जो खुसरो खां था, उसने निजामुद्दीन औलिया को बहुत से पैसे वगैरह दिए थे। तो जब ये गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है, और तो निजामुद्दीन औलिया से कहता है अपना पैसा वापस कर दीजिए। जो पैसा वापस करने की बात कहता है, तो निजामुद्दीन औलिया कह देते हैं कि हमने पैसा जो है वो जनता में बंटवा दिया है, तो मेरे पास कुछ पैसा बचा नहीं है। तो जब ये बात कहते हैं तो ये शासक जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, और मिथिला से अभियान करने के बाद जब ये दिल्ली की ओर रुख करता है तो उसे कहता है निजामुद्दीन औलिया से कि जब तक मैं दिल्ली पहुँचूँ आप दिल्ली को छोड़ करके चले जाइएगा। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं उनूज दिल्ली दूर रास्ते, अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो रास्ते में उसके स्वागत के लिए दिल्ली के से करीब 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर जगह है, जहाँ पे इसके भव्य स्वागत के लिए लकड़ी के महल बनाया जाता है, और वहाँ पे विश्राम करता है। जो लकड़ी का महल जो था वो बनवाया था किसने? जूना खां ने, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जिसको बनाया था, इसको बनाया था अहमद याज ने। निर्माण करता है इस महल के जो थे अहमद याज ने। वहाँ पे एक शाम के समय आप देखेंगे तो वहाँ पे हाथियों की एक परेड टाइप की रखी गई थी, जहाँ पे हाथी अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसी में क्या होता है, महल जो था वो भरभरा के गिर पड़ता है। गिरने के बाद वहीं पर क्या होते हैं, ये मर जाते हैं, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक उसी महल में दब के मर जाता है। रहेला आप देखेंगे इब्न बतूता कहता है कि इसका दोषी जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसी ने क्या किया था, इसकी षड्यंत्र रूप से इस महल का निर्माण किया था और उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि 6 किलोमीटर दूर उसका भव्य स्वागत की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि जो दिल्ली 6 किलोमीटर दूर ही थी। तो चाहता तो दिल्ली भी आ सकता था, लेकिन उसके लिए एक महल अलग से बनवाया गया। लेकिन बर्नी इस बात से असहमत है, वो कहते हैं कि बिजली गिर गई थी, बिजली गिरने की वजह से ही वो महल जो था वो नष्ट हो गया। क्या था मुझे
ना मुझे पता है ना आपको पता है। जो इतिहास के दोनों पहलू हैं मैं आपको बता दूं, जिम्मेदार इब्न बतूता एमबीटी को मानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को, बर्नी जो है बिजली गिरना बताते हैं। तो दोनों पहलू मैंने बता दिया, आप सत्य क्या है मैं नहीं जानता, ना आप जानते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो निर्माण करता है अहमद याज थे, बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनेगा तो इनको काफ़ी ऊंचे पद पर दे देता है। तो यहीं से क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं इनके महत्वपूर्ण कार्यों को भी देख लेते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कार्य किए थे महत्वपूर्ण। इसने नहरों का निर्माण किया था, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नहरों का निर्माण किया था तो गयासुद्दीन तुगलक था। लेकिन आगे चल कर आप देखेंगे तो नहरों का जाल जो है फिरोज शाह तुगलक बनाता है, याद रखिएगा। डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया, याद रखिएगा, डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया। सरकारी धन को वापस लिया, अभी मैंने बताया था बहुत से जो धन पिछले के शासक बांट दिए थे, जमीन वगैरह दे दिए, एकता वगैरह बांट दिए, सबको वापस ले लेता। उसी क्रम में से निजामुद्दीन औलिया से भी धन की वापसी की मांग की थी। लगान वसूली की मध्यम वर्गीय नीति, अर्थात जो कठोर और जो सरल दोनों की मध्यम मार्गीय नीति का अपनाया। और इसका कहना था, जिसको बोला गया रस्म मियान, ये इब्न बतूता कहता है, याद रखिएगा, रस्म मियान, ये मध्यम वर्गीय नीति लगान वसूल की। इसका कहना था कि आप एकदम से लगान ना बढ़ाइए, धीरे धीरे लगान बढ़ाइए, और लगान की दर बढ़ाने से अच्छा है कि जो कृषिगत भूमि है उसका विस्तार किया जाए। तो ये नीति इसकी थी, इसको रस्म मियान कहा गया है, लगान वसूली की मध्यम वर्गीय नीति थी। निर्धनों की सहायता का आयोजन किया, विवाह व्यवस्था में जीवन यापन का प्रबंधन करने के लिए इसने प्रयास किए थे। तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, आप देखेंगे तुगलकाबाद दिल्ली के पास में इसने बनवाया और शहर की स्थापना की, और इसी में इसका मकबरा स्थित है जो पंचभुजी है, याद रखिएगा, पंचभुजी मकबरा इसी का है। ठेकेदारी प्रथा को भी इसने बंद कर दिया था। तो फिलहाल अब इसके आगे जो शासक आएगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो जाए। और याद रखिएगा, तुगलक वंश के जो हैं ये दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला ये वंश रहा है, तुगलक वंश। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इससे पहले मैं फिरोज़ तुगलक, इसके बाद में फिरोज़ तुगलक की बात करूंगा। इससे पहले मैंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता दिया था, उसकी जो भी नीतियां थी उनके बारे में मैंने बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। कहते हैं कि ये सबसे बहुत ज़्यादा विद्वान शासक था, लेकिन इसकी विद्वता काम नहीं आती और ये सबसे असफल शासक भी साबित होता है। इसकी जितनी भी नीतियाँ थी सब असफल हो जाती हैं, लेकिन इसकी विद्वता इसकी नीतियों में झलकती है, लेकिन उसका कोई ख़ास मतलब निकलता नहीं है। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिर मोहम्मद बिन तुगलक की कौन कौन सी नीतियाँ रही हैं, कैसे कैसे क्या रहा है। तो पूरा मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के काल का जो मैप है वो मैंने भी बनाया। मैप को आप इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं जो भी चीज़ें इधर बताऊँगा उनको मैप में मैं बताता चलूँगा, तो दोनों चीज़ों को आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसका कार्यकाल जो था वो 1325 से 1351 के बीच में है। वो कहते हैं कि इसने अपने पिता की जो लकड़ी के महल से नीचे जो दब के मर गए थे, कहते थे कि इसकी हत्या का जो कारण था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। लेकिन बाद में चल करके क्या होता है, इसकी ये शासक बनता है। ये सबसे विद्वान था लेकिन सबसे असफल शासक भी साबित होता है। इसको याद रखिएगा, सबसे विद्वान और सबसे असफल। लेकिन इसका मूल नाम जो था मलिक फ़खरुद्दीन था, या इसे जौना खां के नाम से भी जानते थे। और आगे चल करके आप जो मैं अब जौना खां के नाम पे जौनपुर भी जो बनेगा वो फिरोज शाह तुगलक इसकी स्थापना करेगा। इसका उपनाम था रक्त पिपासु। पिपासु मतलब रक्त को पीने वाला। दूसरा था परोपकारी भी कहते थे, अंतर विरोधों का विस्मयकारी। ये सब इसकी क्या थी, उपाधियाँ थी। उपाधियाँ नहीं कह सकते, उपनाम कह सकते थे, इसको बुलाते थे। एक जैसे मैं आपसे कहूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक रक्त पिपासु था, तो आप इसको मतलब आपसे मैं कहूँ कि इसको परिभाषित कीजिए तो आप कैसे करेंगे। तो आप इसको कमेंट करके बताइए हमें कैसे परिभाषित करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक रक्त पिपासु था। तो इसकी उपाधि जो थी, जो ये शासक बनने के बाद वो लेता है, वो उपाधि थी इसकी अमीरुल मोमनीन की उपाधि लेता है, अर्थात स्वयं को खलीफा बताता है। लेकिन आगे चल करके इसकी जानकारी में तारीख़ फिरोज शाही और इब्न बतूता की यात्रा वृतांत रहेला में मिलता है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है, याद रखेगा। ये 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 40 दिन तक ये तुगलकाबाद में रहता है। उसी तुगलकाबाद में जिसकी स्थापना किसने की थी, तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ये वहीं रहता है, उसके बाद में ये आता है, दिल्ली पहुंचता है। इसने अपने सिक्कों पर हम देखेंगे अपने आप को, जैसे मैंने बताया है कि स्वयं को खलीफा मान लेता है। लेकिन जब स्वयं को खलीफा मान लेता है तो
जो इसके शासनकाल में बड़े विद्रोह वगैरह होते हैं और इसकी सभी नीतियाँ असफल हो जाती है, तो इसको ऐसा लगता है कि मैंने जो खलीफा का अपमान किया है वो इसी वजह से, तो बाद में मिस्र के खलीफा से अपने पद की स्वीकृति भी ले लेता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसकी जो नीतियाँ रहीं उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन सी असफलता इसके हाथ लगी थी उसको देखते हैं। तो आइए, प्रमुख कार्य इसके द्वाब में कर वृद्धि। मैंने बताया था चरी और कर और घरी कर इससे पहले लगाया जा चुका था। इसने इसको बहुत ही क्या किया था, बहुत ही कड़े रुख में इसको वसूलने का कार्य किया था। लेकिन जब आप देखेंगे उसी चरणबद्ध तरीके से, तो दरअसल गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, जैसे आप ये देखेंगे तो यहाँ से गंगा नदी बहती है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यमुना है। तो ये वाला जो मैंने बताया था काफ़ी जो था ये फर्टाइल एरिया था। इस क्षेत्र में क्या था, काफ़ी ज़्यादा उपज बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब आगे चल करके जब हम देखते हैं तो जब इसमें लगाता है टैक्स वगैरह, तो टैक्स काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है और दुर्भाग्यवश उसके टैक्स के साथ साथ उसी टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, महामारी पड़ जाती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हानि होती है। लोग क्या होते हैं, मरने लगते हैं। 5-6 साल तक लगातार अकाल ही रहता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको हानि हो जाती है। तो आगे चल करके अपने जो द्वाब में कर वृद्धि इसने किया था ये उसको वापस ले लेता है। तो इसकी एक जो काल आप देखें तो आप ये इसकी एक असफलता रही है, कौन सी, द्वाब में कर वृद्धि। इसके बाद हम देखेंगे राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन 1326-27 में इसने किया था। इसने राजधानी जो थी वो दिल्ली से दौलताबाद कर देता है। इतिहासकारों में मतभेद है कि ये राजधानी इसने क्यों दिल्ली लेकर के गया। कोई कहता है कि वो दिल्ली दक्षिण में अपना संपर्क स्थापित करना चाहता था, अर्थात एक सत्ता स्थापित करना चाहता था, इसलिए दक्षिण की ओर गया। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे। कोई कहता है कि मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए इसने ऐसा किया था। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन कर दी थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करके उसका नाम जो था कुतुबुल इस्लाम उसका नाम कर देता है दौलताबाद का, तो याद रखिएगा। और उसी काल में आप देखेंगे तो माबर में विद्रोह हो जाता है। माबर आप देखेंगे तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ेगा। राजधानी परिवर्तन के बाद में माबर में विद्रोह होता है और उसी टाइम पे क्या होता है, प्लेग वहाँ फैल जाता है। प्लेग फैलने की वजह से क्या होता है कि सुल्तान इतना ज़्यादा हतोत्साहित हो जाता है और खुद भी बीमार पड़ जाता है और आगे चल करके कहता है कि आप लोग फिर वापस चले जाइए दिल्ली से दौलताबाद से पुनः दिल्ली राजधानी परिवर्तित कर देता है। इसकी ये भी योजना असफल हो जाती है। कुछ भी हो, योजना असफल हो या सफल हो, लेकिन एक बात हमें देखने को ये मिलती है कि इसकी योजना में आप देखेंगे तो जो उत्तर भारत की जो शैलियाँ थी या कहीं उत्तर भारत की जो संस्कृति थी वो दक्षिण भारत में प्रवेश कर गई थी, अर्थात दिल्ली सल्तनत की संस्कृति जो थी वो दक्षिण भारत में प्रवेश कर गई थी। यही कह सकते हैं इसका एक परिणाम था। और दिल्ली दक्षिण पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से इसने राजधानी परिवर्तन किया था। खैर, ये भी एक पहलू है, तो याद रखिएगा। तो पुनः राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर देता है और कहते हैं कि बहुत से जो काजी वगैरह जो थे वो दौलताबाद नहीं आते हैं, दौलताबाद से दिल्ली पुनः नहीं आते हैं। इसने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद जब स्थापना की थी तो बीच बीच में सराय का निर्माण किया था। उसमें आप रुक करके खाना वगैरह खा सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा था नहीं फ्लाइट पकड़े दिल्ली से दौलताबाद चले गए। वो दौलताबाद देवगिरी ही है। तो वो था क्या सिस्टम, करीब 60-70 दिन लग जाते थे पहुंचने में। तो क्या करते थे उस दौर में क्या था, ये जाते वक्त उस एक जगह से दूसरी जगह में सराय वगैरह की स्थापना इसने करती, रुक के खाना पानी खा पी सकते थे सरकारी खर्चे पर। तो आइए देखते हैं। फिर से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। 2 योजनाएं थी, दोनों असफल हो गई। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के समय में आप देखेंगे तो इसने चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का चलाया और दोनों को समकक्ष कर दिया था। चांदी के सिक्के के साथ साथ जो चांदी के सिक्के की वैल्यू है वही जो है कांसे के सिक्के की वैल्यू है। तो जब कोई पुरानी नीति तो थी नहीं इसके पास, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो उसको कर सके, तो क्या किया इसने, एक घोषणा कर दी और दिल्ली मतलब सिक्कों को क्या कर दिया, चांदी के सिक्के को कांसे के सिक्के के इक्वल बना दिया। फिर बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि हर घर में एक टकसाल बन गई थी, सब अपने घर में सिक्के छाप रहे थे। उसको जाली होने या ना होने के पीछे इसने कोई ठोस ऐसा कोई बेंचमार्क या उस पर कुछ नहीं बनाया था कि कोई पहचान सके कि असली है नकली है। सभी सिक्के बराबर हो गए और सब लोग क्या किए, सब घर घर में टकसालें स्थापित हो गई। और इससे क्या होती है, सरकार मतलब कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और योजना असफल हो जाती है। जब भी आप कोई ऐसी घटना वर्तमान के समय में देखते हैं, कोई सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है जो अपने आप से मतलब स्वयं ले लेती है, या कोई ऐसा फैसला जो लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है, तो उसको क्या कह देते हैं, ये एक तुगलकी फरमान था, अर्थात बिना सोचे समझे ले लिया गया फैसला जिसे मोहम्मद बिन तुगलक लेता था, उसी तरीके से तुगलकी फरमान कह देते हैं। अभी आगे बताएंगे।
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। दरअसल इन सभी योजनाओं में कोई खामियां नहीं थी। ये योजनाएं जो थी वो अच्छी योजनाएं थी, इसमें जो भी कार्य किया ठीक ही किया, लेकिन ये योजनाएं असफल पीछे कारण क्या था कि उसके पीछे के बैकग्राउंड में उसकी एक कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार नहीं किया गया था। ये योजना जब लागू होगी तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये इसने लागू नहीं किया था। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि वर्तमान में भी ये बिल्कुल संदर्भ में लागू होता है। गरीबी हटाओ नारा दे दिया गया, हटाने के पीछे प्रयास किया गया कि वो आप लोग समझ सकते हैं। आगे चल करके जीएसटी ले लीजिए, नोटबंदी ले लीजिए, योजनाएं जो लाई गई सभी अच्छी थी, लेकिन उसके परिणाम आपके सामने ही है। लेकिन कहने का मतलब योजना कोई खराब नहीं होती। योजना को लागू करने के लिए जो भी उसके बाद में क्या होता है वो पहले उसको सोचना ज़्यादा जरूरी है, तो फिर उस योजना का आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वर्तमान की योजनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझेंगे तब आपको उसमें खामियां और अच्छाइयां दोनों नजर आएंगी। तो फिलहाल आइए देखते हैं, मुद्रा बनाने वाला ढालने वाला राजा इसको कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को, और एडवर्ड थॉमस रो इसको क्या कहते हैं, सिक्का निर्माताओं का राजकुमार और धनवानों का राजकुमार के नाम से इसको जाना जाता है। चीन के ये लेके कहाँ से आए थे, चीन के कुबलई खान ने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा सफलतापूर्वक प्रयोग कर चुका था चीन के कुबलई खान ने। तो इसके समतुल्य और भी बता दें, समतुल्य जो सिक्के थे वो कांसे के थे और तांबे के थे। कांसे के फरिश्ता के अनुसार, तांबे के बरनी के अनुसार, कि ये जो सिक्के थे उसने जब हर घर में टकसाल होगी तो उसने कहा कि आप चांदी के सिक्के के मतलब आप चांदी का सिक्का आपको चाहिए तो तांबे या कांसे का सिक्का लेकर के आइए और हमसे चांदी का सिक्का ले जाइए। लेके तो सब चले गए, बहुत हानि होती है। इसने 2 सिक्के और जारी किए, दिनार और अदली। याद रखिएगा, शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं यहाँ पे लिख दूं अदली है और दिनार है। अदली जो था ये चांदी का सिक्का था, दिनार जो था वो सोने का सिक्का था। तो ये थी इसकी जो भी याद रखिएगा। अब आते हैं इसका एक और अभियान है, कराची लिम खुरासान का अभियान भी था, जो इसकी असफलताओं में कह सकते हैं पायदान पर तो है ही, किस पायदान पे है ये आप समझिए, लेकिन है जरूर। खुरासान एवं कराची अभियान। खुरासान मध्य एशिया का ट्रांस आक्सियाना का क्षेत्र, इतिहासकारों में मतभेद, कहते हैं कि ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र था, कोई कहता है कुछ और था। खुरासान अभियान आप देख रहे होंगे, अब इसको आप याद रखिएगा। खुरासान दरअसल मध्य एशिया के क्षेत्र में या कहीं ईरान का जो शासक था वो तरमासरीन था, वो जो था मोहम्मद बिन तुगलक का कह सकते हैं यारी थी, उसकी दोस्ती थी। तो और दोनों मित्र थे। इसने सोचा कि मध्य एशिया की राजनीति वो शून्य है इस समय, उसमें कोई हलचल तो हो नहीं रही, उसको जीत लेते हैं। तो ये अब योजना बनाते, 3 लाख से अधिक सैनिक लेकर के कूच कर देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। सेनाओं को 1 साल का अग्रिम वेतन वगैरह दे दिया जाता है कि आप अपना वेतन रखिए और हमारे साथ युद्ध पर बढ़ चलिए। लेकिन उसी समय जो ईरान की राजनीति थी उसमें परिवर्तन हो जाता है। तमरासरीन जो थे अपदस्थ कर दिया जाता है और अपदस्थ करके ईरान और मिस्र के बीच में संधि हो जाती है और इसी से मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी योजना त्यागनी पड़ जाती है। ये इसकी असफलता का बहुत बड़ा धक्का था, जो ये बहुत कह सकते हैं इसमें इसको 3 लाख से अधिक सैनिकों की हानि हुई थी और आगे देखेंगे तो 1 साल का अग्रिम वेतन वगैरह भी दे चुका था। उसी के बाद में क्या करता है, बीच में नागरकोट की विजय करता है, इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं। उसके बाद में आप देखेंगे तो कराची अभियान है 1337 में। कराची अभियान जो था ये आप देखेंगे वो वर्तमान में उत्तराखंड के कुमायूं जिले के पास का क्षेत्र। इसमें कहते हैं कि ये भौगोलिक चुनौतियां इसके सामने बहुत थी। आप जानते हैं हिमालयी क्षेत्र में उत्तर भारत के रहने वाले लोगों के लिए, खास करके जो आप दिल्ली के आसपास क्षेत्रों के लिए, उनको सर्वाइव करना बिना किसी संसाधन के वहाँ तक जाना एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में तो आप सड़कें वगैरह तो खूब अच्छे से देख रहे होंगे कि आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में चुनौतियाँ अधिक थी। वर्षा होना और वहाँ पे कह सकते हैं कि अचानक से कह सकते हैं कि बारिश होने के साथ साथ ओले पड़ जाना, बर्फ़ गिरना, ये सब चुनौतियाँ थी। बर्फ़ गिरने की वजह से कहते हैं कि ये अभियान इसका असफल हो गया और इसकी भौगोलिक चुनौतियाँ इसके सामने हावी हो गई। अन्य तथ्यों में हम देखेंगे तो ये तो थी इसकी असफलता, लेकिन इसके और भी कुछ कार्य हैं, उनको देख लेते हैं जो परीक्षाओं में फैक्चुअल तरीके से पूछे जाते रहे हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था, याद रखिएगा। और भी इसने क्या किया था कि जो शासक मतलब धार्मिक स्तर पे आप देखेंगे तो जो उलेमा वर्ग था उसको पूरी तरीके से बर्खास्त कह सकते हैं कर दिया था, अर्थात उसको पृथक्करण कर दिया था, उसके अपने धार्मिक मामलों में उसको हावी होने नहीं दिया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर के हम सैयद सलार गाजी जो बहराइच में, यहाँ पर ये जाता रहता था। और दीवाने अमीर कोही की कृषि विभाग की इसने स्थापना की थी, याद रखिएगा कृषि विभाग था, इसमें लोगों को ऋण वगैरह दिया जाता था।
ये भी इंपॉर्टेंट है, ऋण वगैरह दिया जाता था और जो बंजर भूमि थी उसको कृषि योग्य बनाना था। इसका कहना था कि हम कृषि के लगान वसूल तो रहें लेकिन साथ साथ कृषि के का भी विस्तार किया जाए। आगे चल करके सर्वाधिक विस्तार साम्राज्य इसी काल में हुआ था, कुल 23 प्रांत इसके काल में थे और ये आप पूरा देख रहे हैं, ये इसका क्षेत्र रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली था, दिल्ली से इसने देवगिरी स्थापित की, देवगिरी से पुनः दिल्ली, और ये इसने किया खुरासान मध्य एशिया में था, और जो कराची जो था यहाँ पे था, याद रखेगा इस सभी को। तो सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के काल में, कुल 34 विद्रोह कहते हैं इसके काल में हुए थे। पहला शासक जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए शिविर भी लगाया था, जो दिल्ली के पास में जो अकाल पीड़ितों का था उसको शिविर लगाया, उनको सहायता वगैरह भी प्रदान की थी। लेकिन कहता था कि मेरे काल में कोई जो भी विद्रोह करेगा, मेरी तलवार जब तक मेरा साथ देती, मैं एक एक के विद्रोह का सामना करता रहूँगा। इसीलिए कहते हैं कि जब ये ठट्टा के अभियान में जाता है तो वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि ये ऐसा शासक था जिसका अंत जो था वो विद्रोह के दमन में ही इसका अंत हो गया, और कहते हैं कि ये भी उसी के नीचे ही विद्रोह में खुद भी दब जाता है। पहला शासक था जिसके अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए शिविर लगाया। कृषि में सस्य वर्तन प्रणाली लागू किया। कहते हैं कि जब यहाँ पे जो दोआब का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जब दोआब के क्षेत्र में आप देखेंगे जब अकाल पड़ जाता तो उसने सस्य परिवर्तन का कहा, गेहूँ जहाँ वहाँ मक्का उगाइए, मक्का जहाँ गेहूँ उगाइए, जहाँ जौ उगाइए और मक्के की जगह पे जौ उगाइए। मतलब सस्य परिवर्तन, फसल का परिवर्तन करने की कोशिश की, एक फसल की जगह पे दूसरी फसल उगाने की बात कही कि हो सकता है इससे प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो सस्य परिवर्तन किया। तगी के विद्रोह को दबाने के लिए जाते समय ठट्टा के समय अभियान के समय इसकी मृत्यु हो गई। ठट्टा सिंध के पास में है, कराची के पास में आप देखेंगे तो, और ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है ठट्टा, याद रखिएगा ठट्टा। यहीं पे आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक का यहीं पे क्या किया जाएगा, फिरोज शाह तुगलक का यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका राज्याभिषेक ठट्टा में ही कर दिया जाएगा। तगी के विद्रोह को दबाने के लिए जाते समय ठट्टा में इसकी जोर से इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। इसके काल में मोरक्को के टैंजियर का निवासी, याद रखिएगा टैंजियर, मोरक्को में एक शहर है टैंजियर, वहाँ का निवासी इब्न बतूता है जो इसके काल में भारत में आता है। इसका जो यात्रा बतान कह सकते हैं रहला इसकी पुस्तक है जिसने समकालीन परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया है। राजशेखर एवं जिन प्रभाव सूरी जो थे जैन विद्वानों को इसने संरक्षण दे रखा था, याद रखेगा। लेकिन इसने जितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था 1335 के बाद में जो था इसका साम्राज्य धीरे धीरे विघटित होने लग जाता है और इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाता है और साम्राज्य का विघटन हो जाता है, जिसमें दो प्रमुख साम्राज्यों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। जब मैं स्वतंत्र शासकों की या स्वतंत्र राज्यों की जो मैं जिक्र करूंगा तो उसमें अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बहमनी राज्य का भी जिक्र करूंगा और हसन जो 1336 में हरिहर बुक्का के विजयनगर साम्राज्य का भी जिक्र मैं करूंगा। लेकिन मैंने जो मैप बनाया है इसमें मैंने ये वाला हिस्सा छोड़ दिया है। आप देखिए ये मैंने इस तरीके से मैप में ये हिस्सा इसका छोड़ दिया है। यहाँ पे गंगवंशी शासक शासन कर रहे हैं, आगे मैं गंगवंशी शासकों के बारे में बताऊंगा और उसी के बाद में आप देखेंगे तो ये कामरूप भी अलग है, असम के क्षेत्रों में अलग शासन कर रहे हैं और कश्मीर में शाहमीर वंश शासन चला रहे हैं। तो ये सब इसके समकक्षी हैं, इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो फिलहाल यहीं पे क्या होता है जब कहते हैं कि बदायूनी कहता है कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई और यहीं से क्या होता है इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। और एक इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसने इतनी हत्याएं वगैरह की थी कि ये पागल और अच्छे का मिश्रण कह सकते थे था और इसके दरबार के सामने हमेशा जो था रक्त बहता रहता था, किसी न किसी की हत्या डेली कर जरूर देता था। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दी इजाज़त। वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल पर। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इससे पहले मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पर दरअसल इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट मैं लेकर के आया हूँ जिसमें शायद ही आप पहले उनको कभी सुने हों। तो आइए शुरू करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसके पहले की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है मेडुअल हिस्ट्री की, आप उस प्लेलिस्ट में देखिए। पूरी मेडुअल हिस्ट्री धीरे धीरे खत्म की जा रही है और जल्द ही ये खत्म हो जाएगी। तो आने वाली जैसे परीक्षाएँ जो भी हैं उनके लिए आपको इसका अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल की अगर जब हम बात करेंगे तो इसका जो कार्यकाल है तो कार्यकाल इसका 1351 से 1388 में है। मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने ठट्टा अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु होने के बाद में
क्या होता क्या है कि जनता में असंतोष ना व्याप्त हो, उसको लेकर के एक नए सुल्तान की घोषणा कर दी जाती है। और उसी ठट्टा में ही आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक का कह सकते हैं राज्याभिषेक कर दिया जाता है ठट्टा में, मार्च 1351 में इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे तो आखिर मोहम्मद बिन तुगलक का ये पुत्र तो था नहीं, ये था भाई, चचेरा भाई। दरअसल गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई था जिसका नाम था रज्जब। गयासुद्दीन तुगलक के भाई का नाम रज्जब था। गयासुद्दीन तुगलक के लड़के का नाम मोहम्मद बिन तुगलक और रज्जब के लड़के का नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो ये कह सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई जो था वो फिरोज शाह तुगलक था। तो याद रखिएगा दोनों में। आगे इसके जब शासक आप पढ़ेंगे तो उसमें कई आपको जो उत्तरोत्तर तुगलक काल के जो शासक, अभी नीचे आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे अजीब अजीब से शासकों के नाम आएंगे, नासरुद्दीन महमूद वगैरह और भी अन्य शासकों के नाम आएंगे, तो बड़े अजीब अजीब। उसको मैं एक चार्ट में आपको बता दूंगा ताकि कौन किसका पुत्र है इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए देखते हैं। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, पहला ठट्टा में, दूसरा सिंध में। ठट्टा में मार्च 1351 में। ठट्टा दरअसल सिंध के पास में आप देखेंगे, एक कराची बंदरगाह जो आधुनिक है उसी के पास में ठट्टा है। और दूसरा दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ था। इससे सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। ये नाम इनको हेनरी इलियास ने दिया है। और दूसरा नाम है राज्य का अपहरणकर्ता, ये बोला है वुलजले ने। और दिल्ली का आदर्श सुल्तान बोला है बर्नी ने। तो तीनों को नाम याद रखेगा। इसके अभियानों की बात करेंगे तो वैसे खास अभियानों में इसकी दिलचस्पी नहीं थी। इसके सामने जब ये शासक बनता है तो इसके सामने चुनौती होती है कि जो धीरे धीरे शासक वगैरह, मतलब इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कई शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लेकिन जब आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जब फिरोज शाह तुगलक बनता है तो जो अन्य छोटे छोटे शासक जो विजित हो गए थे उनको मतलब अलग अलग अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे, उनको विजित ना करने की मंशा से उन्हीं को मजबूत करने की कोशिश की जो दिल्ली सल्तनत में पहले से थे। तो उसी में बंगाल था, उसमें विद्रोह हो जाता है। बंगाल में शासक है हाजी इलियास, वहाँ का शासक है, ये हमला करता है। दरअसल होता है हाजी इलियास पहले बनारस आता है और कहता है मैं सैयद सलार गाजी की दरगाह पे जा रहा हूँ बहराइच में। उसी के धीरे धीरे वो दिल्ली की ओर बढ़ता है राजा। और फिरोज शाह तुगलक को ऐसा लगता है कि ये दिल्ली पर आक्रमण कर देगा, इसलिए बंगाल पे चढ़ाई उससे पहले कर देता है। बंगाल पे चढ़ाई करने के समय में जब ये घेरा डालता है बंगाल पे, तो वहाँ पे औरतें बच्चे वगैरह किले में थे, बहुत रोने लगते हैं और उससे कहते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि द्रवित हो उठता है और क्या करता है कि वो अपना घेरा उठा लेता है और वापस चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से अपना घेरा डालता है और फिर वो अपने आप को मजबूत नहीं पाता और घेरा उठा लेता है। लेकिन उसी रास्ते में आप देखेंगे तो यही आप देखेंगे गोमती नदी के किनारे जौनपुर शहर है, तो उसकी स्थापना ये दूसरे बंगाल अभियान के दौरान ये करता है, जौनपुर शहर की स्थापना। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये अपने चचेरे भाई जो है वो जौना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, उसकी याद में इसने बसाया था। यहाँ पे आगे चल के हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सरकी वंश का शासन चलता है। तो सरकी वंश के शासक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सरकी वंश मैं जौनपुर बताऊँगा तो सरकी वंश की बात करूँगा। जो मलिक सरवर नाम का हिजड़ा है वो सरकी वंश की स्थापना कर देता है, तो याद रखिएगा। उसमें मुबारक वगैरह, मुबारक शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी, बहुत सारे हैं। तो आते हैं देखते हैं बंगाल अभियान। ये मैंने बताया कि घेरा डालता है किंतु बाद में हटा लेता है। द्वितीय अभियान के दौरान जौनपुर की स्थापना किया, उसके बाद में ये बंगाल इसके अधिपात्य क्षेत्र से बाहर हो गया। उसके बाद है जाजनगर अभियान। दरअसल हुआ है कि बंगाल को दरअसल उड़ीसा का जो शासक थे, गंगवंशी शासक चल रहे थे, तो उनको ये लगता है कि जब बंगाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुका है तो हम भी कर ही देते हैं। तो ये जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं बंगाल वाले, बंगाल को देख करके जब जाजनगर उड़ीसा वाले, तो ये उनके ऊपर चढ़ाई करता है। और उसी की चढ़ाई के दौरान ही आप देखेंगे तो ये जो उड़ीसा का पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, ये उसको पूरी तरीके से छत विछत कर देता है और आगे चल करके बुद्ध शिकन कहलाए, इसलिए ये कदम ये उठाता था, मूर्ति भंजक। तो आइए देखते हैं उसका ठट्टा अभियान है। खासकर ज़्यादा अभियान करता नहीं है। ठट्टा में अभियान के दौरान वहाँ का ठट्टा का शासक है बानबीन है, नाम भी अजीब अजीब है। बानबीन शासक था वहाँ के। दरअसल ऐसा लगता है कि कहते हैं कि जब ये बानबीन था, वो कह सकते हैं कि जो मतलब कि वहाँ का जो आप सिंध है, ऊपर मुल्तान है, वहाँ के शासक फिरोज तुगलक को कहते हैं कि मतलब उनको सूचना पहुँचाते हैं कि जो बावीन है ये मंगोलों के आक्रमण के लिए उत्साहित कर रहा है कि वो भारत पे आकर के हमला करें। इसलिए ये फिरोज तुगलक जो है वो ठट्टा की ओर बढ़ता है। ठट्टा की ओर बढ़ता इसलिए है कि वो ठट्टा की ओर जाए और बावीन को पराजित कर दे। तो अब मैप में देखिए, ये रहा ठट्टा
तो दिल्ली से ये ठट्टा की ओर बढ़ता है। तो ठट्टा की जनता तो ये बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती है। तो बाबिन को एक तो इसकी सेना जो है फिरोज़ तुगलक की पूरी तरीके से छत विछत हो जाती है, अर्थात कहते हैं कि सिर्फ 1/3 घोड़े जो थे वो इसके पास बचे थे, बाकी सब मर गए थे। तो ये एक जब ठट्टा अभियान के दौरान काफ़ी ज़्यादा इसको हानि उठानी पड़ती है, इसलिए ये वापस चला जाता है। वापस जब जाता है तो एक सिंध का कह सकते हैं कि सिंध का एक रास्ता बताता, पथ प्रदर्शक है, इसको रास्ता गलत बता देता है और एक गुजरात में पहुंच जाता है, कच्छ में दलदली क्षेत्र में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके दोबारा ही आता है। उसी टाइम पे ठट्टा में अकाल पड़ जाता है। ठट्टा में अकाल पड़ने का फ़ायदा उठाता है, ठट्टा पे दोबारा हमला करता है और हमला करने के बाद ठट्टा को अपने अधीन ले लेता है। बाबहान जो हैं वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये थे इसके अभियान वगैरह, जिनको आप गौर कीजिएगा। ज़्यादा अभियान वगैरह किया नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं इसके बाद इसके कार्य कौन कौन से हैं। कार्यों की बात करेंगे तो इसने बहुत सारे कार्य किए थे। सबसे पहला था कृषि ऋण माफ़ कर दिया था। कृषि अर्थात तकावी जो था, कृषि ऋण को इसने माफ़ कर दिया था। तो कृषि ऋण को माफ़ किया। इससे पहले फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे कह सकते हैं ऋण बांटा तो था, लेकिन कई कष्टदायक कर भी लगा दिए थे। तो ये याद रखिएगा, कृषि ऋण को माफ़ किया। तकावी को 2 करोड़ टंका था, इसको माफ़ कर दिया था। गंभीर दंडों को अंत कर दिया, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक काल में कई बहुत खतरनाक दंड हुआ करते थे। कहते हैं कि उसके जो दरबार था उसके सामने आए दिन किसी न किसी की हत्या कर दी जाती थी और कोई ना कोई मरा पड़ा ही रहता था। हमेशा रक्त उसके दरबार के सामने बहता रहता था। इसलिए फिरोज़ तुगलक ने क्या किया, फिरोज़ तुगलक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने खतरनाक या कहें कि जो कष्टदायक दंड थे उनको अंत कर दिया। फिर 24 कष्टदायक करों का भी ये समाप्त करता है। केवल 4 स्वीकृत करता है जो शरीयत के कानून के हिसाब से मान्य हैं। इनमें एक जजिया है। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। इसमें ब्राह्मण वगैरह और जो स्त्री थे, वृद्ध थे, बच्चे थे, ये सब बाहर थे। लेकिन दरअसल इसकी माँ हिंदू थी। मोहम्मद बिन अर्थात जो फिरोज़ तुगलक की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो ये इसको लगता था कि कहीं अमीर वर्ग हमसे रुष्ट ना हो जाए कि मैं एक हिंदू माता के संतान हूँ, इसलिए इसने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई और ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर इसने लगा दिया। तो ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। दूसरा है जकात है। जकात मुस्लिमों की संपत्ति पर लिया जाने वाला करता था। जकात जो था एक प्रकार से कह सकते हैं कि मुस्लिमों से लिया जाता जो 2.5% था। खिराज है। खिराज जो था वो भूमि कर था। उपज का 1/3 लिया जाता था। खराज कितना था? उपज का 1/3 भूमि कर था। मतलब आप कितनी भी मान लीजिए गेहूँ उगाए, 3 कुंटल गेहूँ हो तो 1 कुंटल उनके हो गए। नेक्स्ट देखिए खुम्स है। खुम्स जो था ये लूट का कर था। 1/5 स्वयं रखा, 4/5 जिसने लूटा उसको दे दिया। तो खैर इससे पहले आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक इसका उलट लेते थे। आइए देखते हैं हक सर्ब। हक सर्ब सिंचाई कर था। ये उपज का 10% था, क्योंकि ये एक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के आसपास या कहीं भारत में नहरों का जाल बना रखा था। दिल्ली के आसपास कई ऐसी नहरें बनवाई। आज वर्तमान समय आप देखेंगे हरियाणा के आसपास के क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बना दिया था इसने। और हक के सर्व लगाया और ये सिंचाई करता। उपज का 10% था। आबवाब था, एक कृषि करता, इसको समाप्त कर दिया। आबवाब को समाप्त कर दिया। तो आबवाब का था कृषि करता। जागीर प्रथा पुनः शुरू की तथा सैनिकों का पद वंशानुगत कर दिया। जागीर प्रथा में जागीर दे देना, मतलब मैंने कह दिया कि आप जाइए और किसी क्षेत्र का आपको जागीर दे दे कि वहाँ से अपना टैक्स वैक्स अपना जो वसूल करिए। और इकरारनामा एक होता था, हुंडी के तरीके से कह सकते थे आप, उसको दिखा करके जो भी राजस्व अधिकारी होता था उससे आप पैसे मतलब आप अपनी सैलरी वगैरह ले सकते थे। खुतबे में दिल्ली के पूर्व सुल्तानों का उल्लेख किया था। याद रखिए इसने खुतबे की जो प्रथा थी उसको उलट कर दिया और जो दिल्ली के पूर्व सुल्तान थे सबका नाम उसमें इसने शामिल किया। लेकिन इससे पहले के जो शासक थे सिर्फ अपना नाम शामिल करते थे, लेकिन इसने सभी का नाम शामिल किया और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं है। तो इसी से, क्योंकि उसने कभी शासक से सुल्तान बनने की उपाय धारण ही नहीं की थी और इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया था। परीक्षाओं में आता है कि फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में किस सुल्तान का नाम या किस शासक का नाम नहीं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं है। दीवान बंदगान की स्थापना की। दीवान बंदगान एक दास विभाग था जिसमें करीब 1,80,000 दास थे और दासों का शौकीन था। और दासों पर क्या किया इसने, पूरी तरीके से उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी दास निर्यात नहीं किया जाएगा, अर्थात यहाँ से क्षेत्र से बाहर नहीं भेजा जाएगा। फिर उसके बाद दीवान इस्तेहाक है, इसने पेंशन विभाग की स्थापना की और इसने पेंशन विभाग के साथ साथ इसने एक रोजगार दफ्तर भी दिल्ली के पास के क्षेत्र में स्थापित किया था। दीवान खैरात जो था दान विभाग था
दान विभाग किसने स्थापना की? दारुल सफ़ा जो था ये भी अस्पताल था, खैराती अस्पताल था। दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल था। नए नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोजपुर, ये सब क्या है नाम आते हैं, इनको याद रखिएगा। कौन सा इसमें से नहीं ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार और फिरोजपुर इसके द्वारा स्थापित किए गए नगर थे। अन्य की मैं बात करूंगा तो आगे चल करके देखेंगे तो नहरों का जाल बनवाया। नहरों का जाल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। बागों का शौकीन था, करीब 12,000 बाग दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में फलों के बाग इसने लगवाए। अशोक के 2 स्तंभ टोपरा और मेरठ को, अशोक के 2 स्तंभ, एक टोपरा है दूसरा मेरठ को, उनको दिल्ली में ला करके स्थापित किया। आप देखेंगे तो अशोक का स्तंभ फिरोज, आप कुतुब मीनार के पास जाइए वहाँ पे आपको ये दिखेगा, मेहरौली दिल्ली में स्थापित किया। शरीयत और उलेमा वर्ग को राज्य में प्रशासन में प्रधानता थी। शरीयत दरअसल इस्लामिक कानून है और उलेमा वर्ग को राज्य के प्रशासन में प्रधानता देती कि उलेमा वर्ग वगैरह शासन प्रशासन में दिलचस्पी रखें, उनको उसमें से प्रधानता दी। 2 बार खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने 2 बार खलीफा से, मतलब जो अब्बासिक खलीफा थे उनसे सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार ली थी। मुस्लिम महिलाओं को दिल्ली से बाहर मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो मुस्लिम महिलाएं आगे चल करके दिल्ली के से बाहर मज़ारों पर नहीं जाएंगी। तो ये सब इसने प्रतिबंध लगाया। नीचे की लाइन ना दिखनी हो लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उनको नोट कर लीजिएगा। शमसगनी नाम का चांदी का सिक्का चलवाया। शमसगनी नाम का चांदी का सिक्का चलवाया। अद्धा और बिख चलवाया। अद्धा जो था, अद्धा अर्थात 98 के बराबर, मतलब आधा, और बिख 54 के बराबर, 1/4। तो आधा बिक चला हुआ, चांदी और तांबे के दोनों के होते थे। तो अच्छा, जो मार्केट में जो सिक्के चल रहे होते उनका आधा, जैसे रुपये का आधा 98, रुपये का 1/4, चौथाई 54। तो यही था आधा और बिक। ताश घड़ियाल का आविष्कार किया। ताश घड़ियाल अर्थात जलघड़ी थी उसका इसने आविष्कार किया। ताश घड़ियाल का आविष्कार किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही में की है। इसकी आत्मकथा क्या है? फुतुहाते फिरोज शाही। बर्नी ने फतवा जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही की रचना की। बर्नी ने फतवा जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही की स्थापना की। तारीख़ फिरोज शाही नाम की 2 पुस्तकें हैं। दूसरी की शम्स सिराज अफीफ़ हैं, जो लेखक हैं तारीख़ फिरोज शाही के। शम्स सिराज अफीफ़ जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक के जीवनी लेखक भी रहे हैं। तो याद रखिएगा, जीवनी लेखक शम्स सिराज अफीफ़ किसके हैं? फिरोज शाह तुगलक के हैं। तो ये एक वीडियो है। इसके आगे के शासक हम देखेंगे तो 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है, काफ़ी वृद्ध हो जाता है। और इसके आगे के शासकों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दी जाए। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल में। तुगलक वंश के आज हम अंत करेंगे। तुगलक वंश के आज हम जो फिरोज शाह तुगलक के बाद के जो शासक हैं उनके बारे में देखेंगे। शासकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम या कहें कि कार्य करने लायक, पढ़ने लायक उनमें कुछ है नहीं। लेकिन इतना याद रखिए, शासक कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तरोत्तर तुगलक काल के बारे में। शासकों की संख्या, दरअसल क्रम वगैरह आप याद रखिएगा, इनके बारे में प्रश्न आते रहे हैं। और दूसरी बात, इस शासन के काल में हम देखेंगे कि तैमूर का आक्रमण भी होता है, जो मध्य एशिया के ट्रांससाक्सियाना का निवासी था। और उसी के काल में हम देखेंगे तो जो नासिरुद्दीन महमूद है उसके काल में स्वतंत्र हो जाता है जौनपुर। जौनपुर के बारे में भी हम देखेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आइए देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के काल के बाद के जो शासक रहे उनको हम देख लेते हैं। तो सब पहले बात बता दूं, फिरोज शाह तुगलक के जो 3 पुत्र थे, कौन कौन से 3 पुत्र थे? एक था फतेह खां, जफर खां और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। लेकिन जब वो शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद में अपने अंतिम दिनों में जो फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। लेकिन फतेह खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फतेह खां की मृत्यु के बाद में शासक नियुक्त करता है फिर से किसको? अपने दूसरे पुत्र जफर खां को नियुक्त कर देता है। तो जफर खां को नियुक्त करता है, लेकिन जफर खां की भी मृत्यु हो जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय को, जो फतेह खां का पुत्र है, इसको शासक नियुक्त कर देता है। किसको? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय को। याद रखिएगा। तो जब इनकी कुछ खास, गयासुद्दीन तुगलक शाह की शासन प्रशासन में कुछ खास दिलचस्पी रहती नहीं है और ये क्या करते हैं, इनको आगे चल करके अपदस्थ कर दिया जाता है। और अपदस्थ करने के बाद में जो शासक बनाया जाता है अबू बकर को। अबू बकर को शासक बनाया जाता है, लेकिन अबू बकर भी अपने शासन को
अच्छे से चला नहीं पाते हैं और आगे चल करके वो भी क्या हो जाते हैं, अपदस्थ कर दिए जाते हैं। उनके अपदस्थ होने के बाद में इनका चाचा है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसे शहजादा मोहम्मद शाह भी कहते हैं, ये शासक बनाया जाता है। देखिए पहले नंबर पे गयासुद्दीन तुगलक शाह, दूसरे पे अबू बकर है, उसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह है। इसी ने क्या किया था, अबू बकर को अमरोहा के किले में बंदी बना करके रखा था और आगे चल करके वहीं क्या होती है, अबू बकर की मृत्यु हो जाती है। अबू बकर की मृत्यु हो जाती है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक बना रहता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक शासक नहीं चला पाता है और क्या हो जाती है, इसकी करीब कुछ ही महीने में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इसके 2 पुत्र थे, याद रखिएगा इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, दूसरा था नासिरुद्दीन महमूद या मोहम्मद शाह फर्स्ट। इसके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र की अगर जो हम बात करेंगे अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये भी कुछ ही महीने भर भी रहता है, इसके बाद में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है नासिरुद्दीन महमूद, जो मोहम्मद शाह फर्स्ट के नाम से जाना जाता है और उपाधि धारण करता है नासिरुद्दीन महमूद की। तो ये कह सकते हैं कि ये आप देखेंगे तो ये अंतिम शासक है तुगलक वंश का। इसी के काल में हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण जो कह सकते हैं जो मध्य एशियाई आक्रांता था, जिसने बहुत बड़ा साम्राज्य, आप देखेंगे आर्मेनिया से लेकर के इधर दिल्ली तक अपना साम्राज्य काफ़ी लंबा फैला रखा था और एक ऐसा आक्रांता था जो लगातार विजय करता हुआ चला जा रहा था। तो इसी के काल में आक्रमण होता है। लेकिन आइए हम देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद के काल में, इसका हम काल थोड़ा सा देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने या कहें मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत बड़ी सत्ता स्थापित कर दी थी और उस सत्ता को कह सकते हैं धीरे धीरे कि सत्ता धीरे धीरे विघटित होती चली जा रही थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक भी देखेंगे तो सत्ता को बनाए रखने में कामयाब रहता है। लेकिन जो उत्तरवर्ती तुगलक शासक हैं ये बिल्कुल नाकाम साबित होते हैं और नासिरुद्दीन महमूद जो है इसकी सत्ता काफ़ी ज़्यादा विघटित हो जाती है। इसके बारे में व्यंग कहा जाता है कि सुल्तान की सत्ता दिल्ली से पालमपुर तक फैली थी, दिल्ली के पास पालमपुर। तो ये इसके बारे में व्यंग कहा जाता है। तो एक प्रश्न परीक्षा में आता है कि किसके बारे में ये व्यंग है कि दिल्ली की सत्ता जो है वो दिल्ली से पालमपुर तक फैली हुई है। तो ये नासिरुद्दीन महमूद हैं। इसी के काल में एक मलिक सरवर या ख्वाजा जहाँ जिसको बोलते हैं, ये एक हिजड़ा था, इसको ये उपाधि देता है मलिक उस सर किया था, पूर्व का स्वामी, उसकी उपाधि देता है और जौनपुर का प्रमुख इसको बना दिया जाता है। किसको? मलिक सरवर को। तो ये मलिक सरवर जब 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है तो यही मलिक सरवर है जो आगे चल करके आप देखेंगे जौनपुर में एक अलग सरकी साम्राज्य की स्थापना कर देता है। हालांकि आप देखेंगे तो नासिरुद्दीन महमूद ने इसको काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठाया था, अर्थात कहें तो नीचे से ऊपर उठा के लेकर के आया था, लेकिन आगे चल करके यही क्या कर देते हैं, दिल्ली से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो मलिक सर किसकी उपाधि? मलिक सरवर की है। ये ख्वाजा जहाँ के नाम से भी जाना जाता है और जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना इसने की थी। हालांकि ये स्थापना इसने की थी लेकिन सरकी वंश के शासकों में हम देखेंगे तो इसका नाम नहीं आता है। शासकों की बात करेंगे तो कौन कौन से थे? मुबारक शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, महमूद शाह, मोहम्मद शाह और एक हुसैन शाह है। ये इतने शासक हैं जो सरकी वंश में आगे। खैर आप यूपी स्पेशल के मेरे वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियो आपको मिलेगी जौनपुर के बारे में, जिसमें मैंने आपको विस्तृत रूप से जौनपुर के बारे में बताया है। उसका मैं जो वीडियो का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो दे दूंगा, वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। तो 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ तो नासिरुद्दीन महमूद का जो साथी है जिसका नाम मल्लू इकबाल और नासिरुद्दीन महमूद दोनों क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद में जब तैमूर आक्रमण करता है तो पूरा दिल्ली में 15 दिन तक कत्लेआम कराता है। कहते हैं कि वहाँ सिर्फ चील कौवे बचे थे, इंसान बिल्कुल बचे ही नहीं थे। मतलब कह सकते हैं मानव जाति का नामो निशान इसने मिटा दिया था। दिल्ली में ऐसा कत्लेआम इसने मचाया था। लेकिन जब ये वापस जाता है तो खिज्र खां जो है उसको मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर की सूबेदारी दे देता है। किसको? मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर की सूबेदारी दे देता है और इन तीनों की याद रखिएगा खिज्र खां को दे देता है। लेकिन इसकी तीनों की जो ये क्षेत्र डिसाइड है मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर में, लेकिन आगे चल करके जो नासिरुद्दीन महमूद और मल्लू इकबाल दोनों पुनः अपनी शक्ति की स्थापना करते हैं और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की पुनः स्थापना की जाती है। और इस स्थापना के बाद देखेंगे तो जो खिज्र खां है ये मल्लू इकबाल की क्या कर देता है, हत्या कर देता है
और जब मल्लू इकबाल की हत्या हो जाती है तो नासिरुद्दीन को ये लगता है कि अब सत्ता मेरे हाथ से चली जाएगी, तो ये नासिरुद्दीन महमूद अपनी पूरी सत्ता की बागडोर दौलत खान लोधी को दे देता है। नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया, अपनी सत्ता को दौलत खान लोधी को दे दिया। लेकिन आगे चल करके जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक मृत्यु, तो आप जब देखेंगे तो दौलत खान लोधी को खिज्र खां पराजित करता, पराजित करके आप याद रखिएगा सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां कर देता है और अपने आप को, जो तैमूर का पुत्र है जिसका नाम है शाहरुख, उसका अपने आप को प्रतिनिधि बताता है। इस बारे में आप विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट वीडियो में सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा मैं तैमूर के बारे में बता दूं, तैमूर तुर्क था और इसे भाग्यशाली भविष्य का स्वामी भी कहते हैं। भाग्यशाली भविष्य का स्वामी तैमूर को कहते हैं। ये मध्य एशिया के ट्रांसआक्सियाना क्षेत्र का रहने वाला था, याद रखिएगा। ये इसने काफ़ी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था मध्य एशिया में। तो और ये कहते हैं कि घोड़े से गिरने पर लंगड़ा हो गया, इसलिए इसको तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं। एक अफवाह दिल्ली में कहते हैं कि ये भी फैली कि तैमूर मर गया है, एक अफवाह दिल्ली में फैली कि तैमूर मर गया है। लेकिन मतलब कि तैमूर ये साबित करने के लिए मैं मरा नहीं हूँ, दिल्ली में इतना कत्लेआम करवाता है, वही 15 दिन तक कत्लेआम चलता रहता है कि ये अफवाह किसने फैलाई कि तैमूर मर गया है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दी इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।